गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हो गई है। टुडे वी गोना बी स्टडीइंग अबाउट द नॉर्म्स। ठीक है, चलो। सो वी हैव कंप्लीटेड रिलायबिलिटी, वी हैव कंप्लीटेड वैलिडिटी एंड आज की बारी है नॉर्म्स की। ठीक है, सो नॉर्म्स क्या होते हैं, वी विल स्टार्ट विद दिस। सो इन रिसर्च इफ यू वांट टू डेवलप अ टेस्ट, है ना, अगर आपको कोई टेस्ट डेवलप करना है, सो यू नीड टू कीप लाइक थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। आपको हर एक चीज को बहुत कैलिब्रेट करके रखना पड़ता है, and there are a lot of things which you have to manage, and out of those things there are three most important factors: reliability, validity and norms. ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा फोकस करनी होती है. These three things are, you can consider as the brain, heart and spinal cord. तो ये इतना ज्यादा तीन ही इसेंशियल फीचर्स होते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट. ऑलराइट, सो रिलायबिलिटी, यू नो दैट इट इज बेसिकली द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक. वैलिडिटी, वी हैव डन इट द लास्ट क्लास. इट इज बेसिकली whether your test is measuring what it intends to measure. Now today we'll start with the norms. Norms is, in a simple manner, is the average performance of a group. Simplest है ना, एक किसी भी ग्रुप का एवरेज परफॉर्मेंस. So what do you mean by standardized norms? So standardized norms is basically the average performance of a representative sample. Simple. Standardized norm is the average performance of the representative sample or an standardized sample. Clear? तो नॉर्म्स की डेफिनेशन क्लियर होगी. नाउ देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ नॉर्म्स, है ना, बहुत सारे वैरायटी के नॉर्म्स होते हैं. सो विल डिस्कस विद सम क्वेश्चंस एंड यू विल टुडे नो सम न्यू कांसेप्ट्स रिगार्डिंग द नॉर्म्स. ठीक है, अच्छा. एक होते हैं आपके इंजंक्टिव नॉर्म्स एंड डिसजंक्टिव नॉर्म्स, है ना. दीज नॉर्म्स आर नॉट एग्जैक्टली, यू कैन से, रिसर्च पार्ट, है ना. नॉर्म्स का लॉजिक वही होता है, बट ये ज्यादातर सोशल साइकोलॉजी में पूछा जाता है. इंजंक्टिव इज बेसिकली व्हाट यू आर सपोज टू डू, है ना, what society expects you to do. And disjunctive means what society doesn't expect you to do. कहीं आप जाते हो मंदिर में and so society expect कि आप वहां पे शोर नहीं मचाओगे, you will not shout in the temples or in the church, है ना. ये society expect करती है. And there are some things which society do not expect from you, तो आप उसको नहीं करोगे. तो जो society expect करती है, if you are doing it, you are in a normal population. You are not doing anything which society doesn't sense that it is correct or it is right, and if you don't do it, again you are in a normal position. ठीक है, तो ये भी डिफरेंट तरह के नॉर्म्स होते हैं. सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, है ना. चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, which of the following best describes the concept of norm reference test, है ना. नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात की जा रही है. क्या होगा इसका आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होगा. कंपैरिजन ऑफ अडल्ट इन comparison of individual score to a predefined criteria, comparison of an individual score to the average scores of a relevant group. क्या होगा इसका आंसर बताइए. हाँ, करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना. देखो साफ साफ बोल रहा है दैट इट इज द एवरेज स्कोर. जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर, है ना. The average scores of a relevant group, representative sample, standardized sample, कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है ना. बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है. क्लियर. चल. In norm development, which sampling method ensures every member of population has an equal chance of being selected? बताइए. This question is of what? Sampling techniques, है ना. It is also one of the trending topics for the CBT. काफी क्वेश्चंस उससे एक दो क्वेश्चंस बेसिकली पूछ ही लेते हैं. डेफिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन होता है एंड यू डोंट हैव टू डिग डीप इन दीज टॉपिक्स, बट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एंड एक दो एग्जांपल आपको इसके पता होने चाहिए. क्या होगा इसका आंसर. करेक्ट, इट इज व्हाट. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. करेक्ट, इट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. साफ साफ बोले ना, एवरी मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग पिक्ड एज अ सैंपल. तो ये सिंपल रैंडम में होता है. ठीक है. पर्पसिव आपकी क्या होती है,
नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है. इन दिस वी purposefully, we intentionally pick some people as a part of our sample. Stratified में आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एक स्ट्रेटा डिवाइड कर लेते हो, उसमें से फिर आप रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हो. क्लस्टर्स में आप अलग अलग क्लस्टर्स बनाते हो एंड यू टेक आउट द होल क्लस्टर. क्लियर? तो ये सब चीजें होती है. Then question number 3. Percentile ranks are an example of which type of norm? तो परसेंटाइल नॉर्म किस तरह का एग्जांपल होगा, बताइए. क्या होगा इसका आंसर? परसेंटाइल नॉर्म्स. परसेंटाइल का मतलब पता है क्या होता है? गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो. व्हाट डू मीन बाय परसेंटाइल, है ना. परसेंटाइल स्कोर एंड परसेंटाइल रैंक का क्या मतलब होता है? फॉर यू पीपल इट इज सेम, है ना. फॉर द एग्जाम पर्पस वी विल थिंक इट इज सेम, है ना. थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट वो डिफरेंस ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. क्लियर? सो परसेंटाइल नॉर्म इज बेसिकली अ क्यूमुलेटिव नॉर्म. क्यूमुलेटिव नॉर्म क्यों बोलते हैं हम लोग? बेसिकली देखो, क्यूमुलेटिव नॉर्म का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप लोग ऊपर जा रहे हो, यू आर लाइक पुटिंग सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ पीपल बिलो यू, है ना. यहाँ पे 30 परसेंटाइल होगा, यहाँ पे 40 परसेंटाइल होगा, यहाँ पे 80 परसेंटाइल होगा. सो 30 परसेंटाइल मीन्स दैट 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो यू. 40 परसेंटाइल का मतलब होता है 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो यू. 80 परसेंटाइल का मतलब होता है 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो यू. क्लियर? तो ये परसेंटाइल का मतलब होता है दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल आर बिलो यू इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इंटेलिजेंस, एग्जाम मार्क्स, कुछ भी ले लो, है ना. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता जाता है, इसीलिए हम इसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं. राइट? सो इट इज ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? एमएससी फिजिक्स का क्लास कब चलता है? मतलब कुछ आपको उसके रिस्पेक्टिव मेंटर्स बता देंगे. आई डोंट हैव एनी लाइक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not a factor affecting the stability of the norms? कौन सा फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्म्स को अफेक्ट नहीं करता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए. जल्दी. हेट्रोजिनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज. मैंने बताया था, प्लीज फिर से ध्यान रखो, है ना. आपके टेस्ट आइटम्स होमोजीनियस होने चाहिए. ऑलराइट? एंड आपका सैंपल हेट्रो होना चाहिए. ऑलराइट? if these two conditions are there you are good to go. reliability, validity, norms, ये अगर दोनों चीजें हैं, टेस्ट आइटम्स होमोजीनियस, सैंपल हेट्रोजीनियस, तीनों चीजें आपकी अच्छी होंगी. राइट? सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट. देन साइज ऑफ द नॉर्मेटिव सैंपल, ये भी मैटर करता है. राइट? टाइम ऑफ द डेटा कलेक्शन, ये भी मैटर करता है. क्वेश्चन इज नॉट, नॉट आइडेंटिफाई करना है कौन सा फैक्टर नहीं करता है. ऑप्शन नंबर डी. इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्टर, टेस्ट टेकर नहीं है. क्लियर? टेस्ट लेने वाला नहीं है, टेस्ट बनाने वाला है. सो टेस्ट बनाने वाला का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, वो ऐसा नॉर्म्स पे इंपैक्ट नहीं डालता है. राइट? दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. इस तरह से कभी कभी कंफ्यूजिंग चीजों में आपको कंफ्यूज कर देते हैं. क्लियर? तो बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है. Then the development of norms requires a sample to be. विद इन ग्रुप नॉर्म क्या होता है? जब आप किसी सर्टेन ग्रुप के जो होमोजीनियस ग्रुप होते हैं या सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं, अगर आप उनके बीच में नॉर्म्स डेवलप कर रहे हो, सो दैट कैन बी सेड एज अ विद इन ग्रुप नॉर्म. विद इन ग्रुप नॉर्म्स का यूज आप किसी एक सर्टेन ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ पीपल को कंपेयर करने के लिए यूज करते हो. बिटवीन ग्रुप नॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे होते हैं जहां पे आपके ग्रुप अलग अलग होते हैं. क्या होगा इसका आंसर? सैंपल आपका क्या होना चाहिए? करेक्ट, इट इज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव एंड रैंडम.
जितना रैंडम होगा उतना ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर योर सैंपल, एंड बाय दिस यू विल इंश्योर कि आपके नॉर्म्स बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। क्लियर? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्राइटेरिया रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट? है ना, ये लास्ट ईयर या लास्ट ईयर सीवीटी का क्वेश्चन था, है ना। उन्होंने नॉर्म की जगह नॉन कर दिया था। देन ऑल्सो क्वेश्चन वॉज लाइक डिसेंटली फ्रेम, तो नॉर्म के बदले नॉर्म था तो भी उसका सेंस निकल के आ रहा था, है ना। क्या होगा उसका मतलब? बी। ओके, क्या होगा? क्राइटेरियन नॉर्म रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? बताइए भाई, क्राइटेरियन नॉर्म रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है? करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नॉर्म रेफरेंस हमेशा ग्रुप कंपेयर करते हैं। क्राइटेरिया मींस इटसेल्फ इज अ स्टैंडर्ड, है ना। बोलते हो ना, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड, कितने नंबर चाहिए एग्जाम पास होने के लिए, तो क्राइटेरिया इज ऑलवेज रिफर टू एज स्टैंडर्ड। लेकिन जो नॉर्म होता है वो ग्रुप्स के बेसिस पे होता है, राइट। क्राइटेरिया रेफरेंस कैन बी इंडिविजुअल, मेरे मेरा अपना आईक्यू कितना है, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ मी, और व्हाट इज माय फ्रेंड्स आईक्यू, ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। नॉर्म से कलेक्टिव होता है, दैट व्हाट इज द आईक्यू आई एम हैविंग इन रिस्पेक्ट टू अदर पीपल ऑफ माय एज ग्रुप, है ना, ये नॉर्म रेफरेंस हो गया। क्लियर? इट इज ऑप्शन नंबर ए। देन which term refers to the norms that change over time due to societal or cultural shifts? क्या होगा इसका आंसर, बताइए। सोसाइटल सोसाइटल और कल्चरल शिफ्ट्स की वजह से जो चेंजेस होते हैं नॉर्म्स में आपके, क्या बोलेंगे उनको? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्ली नया क्वेश्चन हो आप लोग के लिए। बताइए, क्या होगा इसका आंसर? क्विक क्विक, डी। ओके, एनीवन एल्स? क्या होगा इसका आंसर? इट कुड बी इधर टेम्पोरल और कल्चरल, है ना। डायनेमिक भी तो हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, सारे ही हो सकते हैं, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली योर ऑप्शन नंबर सी, डायनेमिक नॉर्म्स, राइट। डायनेमिक नॉर्म्स का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, इफ यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज टेम्पोरल और डायनेमिक, dynamic norms are more focused on time with society and cultural factor, right. Dynamic norms are focused on the time plus society and culture. Temporal norms सिर्फ और सिर्फ टाइम पे होंगे, that we have live classes every day at 6 p.m. ये टेम्पोरल नॉर्म है कि हम लोग हर शाम 6 बजे क्लास करते हैं, दिस इज अ टेम्पोरल नॉर्म, एग्जैक्टली सिर्फ टाइम पे फोकस है, राइट। But in India, we used to wake up at 5 a.m. in the morning. यहाँ पे टाइम तो है, लेकिन यहाँ पे कल्चर का भी एक फैक्टर आ रहा है। मे बी इन यूएस, मे बी इन जर्मनी लोग 5 बजे सुबह ना उठते, बट इंडियन कल्चर में इट इज अ ट्रेडिशन कि हम लोग सुबह सूर्योदय होने से पहले उठते हैं, राइट, बिफोर द सनराइज। सो इट इज डायनेमिक नॉर्म्स if it is talking about the time plus it is talking about the culture and societal aspect. Clear? चलो, ग्रेड नॉर्म्स आर टिपिकली बेस्ड ऑन, ग्रेड नॉर्म्स क्या होते हैं बताइए। ग्रेड नॉर्म्स क्या होते हैं? करेक्ट, इट इज रिलेटेड टू स्कूल ईयर लेवल, है ना। इन विच ग्रेड यू आर, आप फोर्थ ग्रेड में हो, फिफ्थ ग्रेड में हो, सिक्स ग्रेड में हो, किस ग्रेड में आप हो, राइट। ये आपके कौन होते हैं? स्कूल ईयर्स के लेवल बेसिकली, ठीक है। एज ऑफ पार्टिसिपेंट आपके एज रेफरेंस नॉर्म होते हैं। क्लियर? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, स्कूल ईयर लेवल, किस क्लास में आप पढ़ते हो, किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हो,
वेदर यू आर इन यूजी और पीजी और पीएचडी और क्लास 11th और क्लास 12th, ये सब स्कूल ईयर है ना, ग्रेड होता है बेसिकली। After these 12 classes, we'll start with the revision, है ना, one shot classes. So we'll take one topic each day and we'll try to finish that whole topic in sense of importance with the exam, है ना. चल. What is the main purpose of establishing norms in psychological test? बताइए. This is the easy question. क्या होगा इसका मतलब? गुड इवनिंग सुनील, बहुत देर में गुड इवनिंग हुआ. बताइए. करेक्ट. टू व्हाट? टू इंटरप्रेट. To interpret an individual's score relative to other people, है ना. क्योंकि आपका जो नॉर्म्स होते हैं उनका सिर्फ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस होता है, आप किस तरह से अपने इंडिविजुअल रॉ स्कोर को एक मीनिंग दोगे, राइट. यू मस्ट हैव हर्ड दैट रॉ स्कोर्स डोंट हैव अ मीनिंग, है ना. रॉ स्कोर्स की मीनिंग नहीं होती है. सो टू प्रोवाइड रॉ स्कोर्स अ मीनिंग वी यूज नॉर्म्स. ठीक है, नॉर्म्स का ये पर्पस होता है, रॉ स्कोर को एक इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं. क्लियर. चल. और इन नॉर्म डेवलपमेंट द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेटिव ग्रुप इक्विवेलेंस इंश्योर्स. बताइए. क्या होगा इसका आंसर? नॉर्मेटिव ग्रुप इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है? दिस इज अ न्यू कांसेप्ट प्रॉब्ली आप लोग के लिए. बताइए क्या होगा इसका आंसर. फ्रॉम व्हेन वी हैव 12 क्लासेस फॉर द एमसीक्यूज. जैसे ये 12 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, we'll start with the one shot solutions, है ना. टुडे इज अवर 9th क्लास एंड जैसे इसकी 12th क्लास पूरे होंगी, we'll start with the one shot एंड फिर आपका मैराथन रहेगा एक दिन. ओके. करेक्ट. इट इज व्हाट? इट इज ऑप्शन नंबर बी. Clear? The normative group reflects the population it represents. तो नॉर्मेटिव का मतलब है नॉर्म से रिलेटेड होता है बेसिकली, नॉर्मेटिव का मतलब है ना. तो वो किस तरह से आपकी ग्रुप इक्विवेलेंस को रिजेंबल कर रहा है, किस तरह से उसका एक बैलेंस प्रोटेक्ट कर रहा है, एक तरह का एक रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर रहा है, सारी चीजें आपका नॉर्म डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्ट होता है. इफ यू कैन स्टैटिस्टिक्स इन वन शॉट. स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एंड कंप्लीट साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ हम उसमें लेंगे. ठीक है. टी स्कोर्स हैव अ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ व्हाट? बताइए. क्या होगा इसका आंसर? मैं अपनी क्लासेस में टॉपिक पहले से नहीं बताता हूं सो दैट आप लोग प्रिपेयर ना कर सको, सो दैट यू कैन गिव द क्वेश्चंस एज अ फ्रेश माइंडसेट, है ना. एग्जाम में प्रिपेयर होके नहीं जा सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, राइट. सो वी हैव टू प्रैक्टिस एज इफ वी आर डीलिंग दीज क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर रिवीजन, है ना. कोई रिवीजन में कुछ भी नहीं करना होता है, राइट. फ्रेश एकदम करना है. इतने टाइम से आप लोग पढ़ रहे हो, एग्जाम में सिर्फ आपके 2 हफ्ते भी नहीं बचे आपके एग्जाम में, राइट. सही से अगर देखा जाए तो. एंड अब आप इसका ये बहाना नहीं दे सकते हो दैट आई नीड टू रिवाइज इट फर्स्ट देन ओनली आई कैन आंसर इट. अब ये बहाना नहीं चलेगा. क्लियर. करेक्ट. इट इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, है ना. कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 50 हो एंड एस डी 10 हो, दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टी डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल याद रखो. ठीक है. किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मीन 50 है एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 10 है, you will understand or you will know that this distribution is known as T distribution. चल. Which of the following is the type of norm least used in psychology? ध्यान देना, least used है ना.
लीस्ट यूज्ड, सबसे कम कौन सा ऐसा नॉर्म है जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम लोग यूज करते हैं, बताइए। इट मींस वी यूज ऑल द नॉर्म्स, बट व्हाट इज द लीस्ट यूज्ड, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर बी, क्राइटेरिया रेफरेंस नॉर्म्स। क्राइटेरिया रेफरेंस नॉर्म्स बहुत कम यूज होते हैं साइकोलॉजी में, बिकॉज दे आर इन अ रेयर सिनेरियो। ये तब होता है जब आप स्पेसिफिकली कोई बहुत ज्यादा लाइक सेंट्रिक स्पेसिफिक चीज पे रिसर्च कर रहे हो, कोई बहुत ही क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई बहुत ही सेंसिटिव रिसर्च कर रहे हो, वहां पे ही क्राइटेरिया नॉर्म्स यूज होते हैं। मोर कॉमनली यूज्ड आर एज नॉर्म्स, है ना, जो आपका आईक्यू सबसे अच्छा एग्जांपल है। ग्रेड इक्विवेलेंट नॉर्म्स, आपका अग्रेशन लेवल, आपका हार्मोनल लेवल्स, किस ग्रेड में आप हो, आपका एप्टीट्यूड लेवल, योर स्किल लेवल, है ना। परसेंटाइल नॉर्म्स हमेशा यूज होते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, राइट। सो क्राइटेरिया रेफरेंस आर लीस्ट यूज्ड, क्लियर, दे आर बीन यूज्ड बट सबसे कम यूज होते हैं, ऐसे जितने कॉमन नहीं होते। चलिए, द स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल यूज्ड इन नॉर्म डेवलपमेंट मस्ट बी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्या होगा इसका आंसर। स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल को क्या होना चाहिए, करेक्ट, इट शुड बी व्हाट, it should be representative of the target population, है ना, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। हेट्रोजीनियस होना चाहिए सैंपल, ओके, होमोजीनियस नहीं, याद रखो। मैं इतनी बार सब चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूं सो दैट यू कैन जस्ट एम्बेड दीज थिंग्स इन योर माइंड। Which term best describes the use of Z scores in psychological testing? So you know Z score is one of the famous what, standard score। तो Z स्कोर का यूज क्या होगा, स्टैंडर्ड स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन। Z स्कोर निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, x माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। रॉ स्कोर इज 70, मीन इज 50, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। कैलकुलेट कर लो, Z स्कोर कितना आएगा, 20 अपॉन 10, कितना आ गया, 2। यहाँ प्लस है ना, +2 इज योर स्टैंडर्ड स्कोर, है ना। इस तरह से सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्लियर। क्वेश्चन इन एग्जाम यू विल बी गिवन दीज क्वेश्चंस, आपको रॉ स्कोर दिया जाएगा, आपको मीन की वैल्यू दी जाएगी, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाएगा, एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द जी स्कोर, है ना। चल, which type of following effects which of the following affects the generalizability of the norms, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। जनरलाइजेबिलिटी को कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, करेक्ट, स्मॉल एंड बायस्ड सैंपल, राइट। सैंपल अगर आपका बहुत छोटा है एंड बहुत ज्यादा बायस सैंपल है, तो ऑब्वियसली वो आपकी जनरलाइजेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब होता है अप टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन generalize, you can normalize your result to a larger population। कितने ज्यादा population पे आप अपने रिजल्ट, टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको कॉमन कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो, उन पे अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दैट्स व्हाट जनरलाइजेबिलिटी मीन्स। Norm reference interpretations are generally inappropriate when सही, क्वेश्चन नंबर 16, क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट, some are saying correct, it is basically option number
बी, सॉरी ए, टेस्टिंग बेसिक स्किल्स फॉर मास्टरी। अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या बेसिकली देखो, जब कभी भी आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को यूज करते हो, सो देयर इज अ थिंग दैट whatever the basic skills people have, maybe walking, maybe writing, maybe speaking some word, एक छोटा सा बच्चा उसको इमेजिन करो, so this is highly a subjective thing, है ना? Some kids start to talk when they are maybe 1.5 year old, 2 year old. Some kid starts to talk when he is like 4 year old. But आगे चल के दोनों ही super smart होते हैं, right? So for B, C, D, comparing individuals within a population, you can use perfectly. It will be like perfect. For establishing eligibility for special services, we are like using SSC हो गया आपका, UPSC हो गया, they use norm references, है ना? Monitoring group progress you can use, but जो basic skills होती है, I'm not talking about the advanced skills, basic skills की जो mastery होती है, that is highly subjective thing, that is why. Clear? The process of equating in norms refers to, equating का मतलब क्या होता है बताओ, न्यू कंसेप्ट, what is the meaning of equating in norm development? Correct. It is option number A. Right. Tests of different forms yield comparable scores. है ना? If you have three forms, है ना? Form A, Form B, Form C. If these forms are measuring some common aspect, let's say these three are measuring intelligence. Clear? So they will have to ensure common norms जिनको हम लोग कंपेयर कर सके, राइट? हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये तो ना इक्वेटिंग, वी आर इक्वेटिंग दीज थिंग्स, हम इक्वेट कर रहे हैं इनको, so that we can measure and compare between these three forms. Clear? It is option number A. Then, which of the following is a normative score that represents the percentage of people scoring below a given score? अब तो बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? इट इज परसेंटाइल रैंक, है ना? परसेंटाइल रैंक क्या पूछ रहा है ना, परसेंट ऑफ पीपल स्कोरिंग बिलो अ गिवन स्कोर, परसेंटाइल रैंक, सिंपल, क्यूमुलेटिव होता है, रिमेंबर? ओके, वेरी गुड, इट इज ऑप्शन नंबर सी. Stenine scores typically range from, बताइए. Stenine score is also a type of standard score. क्या होगी इसकी रेंज? करेक्ट, इट इज फ्रॉम व्हाट, -1 to 9, है ना? स्टेनाइन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ 9. स्टेनाइन का जो एक एनलार्ज्ड फुल फॉर्म है, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ 9, उसी से स्टेनाइन वर्ड आया है. सो इट इज रेंजिंग फ्रॉम अ स्कोर ऑफ 1 to 9, ऑप्शन नंबर ए. वेरी गुड. देन the primary objective of developing norm in a psychological testing is to, concluding with an easy question, right? So it is basically to provide a reference framework for interpreting the scores. आपके लिए एक reference point होता है. Suppose you have scored 60 marks, है ना? बट इसका कुछ मतलब नहीं समझ पा रहा है, 60 आउट ऑफ 100 है, या 60 आउट ऑफ 60 है, या 60 आउट ऑफ 500 है. In both the scenarios, in all three scenarios, the meaning of 60 marks and the happiness of 60 marks is different. 100 में 60 ठीक है, fine. 60 by 60 extremely happy, best. 60 by 500 very poor performance, है ना? तो आपको कहीं ना कहीं एक इंटरप्रिटेशन चाहिए होता है. अब लेकिन ये इंटरप्रिटेशन कंप्लीट नहीं है. नॉर्म क्या होगा? What if you are scoring 60 by 100, right?
but the average of your class is actually 40 out of 100. सो आपका जो एवरेज स्कोर है क्लास में बच्चों का वो 40 मार्क्स है, आप 60 कर रहे हो. सो नाउ यू विल बी लाइक मोस्ट हैप्पी. क्यों? क्योंकि आप इतना ज्यादा स्कोर कर रहे हो, है ना. So it is not always about what, how many scores. It is about how many people are scoring below you or above you. या बाकी का स्कोर किस तरह से आ रहा है. नॉर्म इन सारी चीजों को डील करता है. क्लियर? So this is all for today. Tomorrow we'll meet with a new topic and उससे हम लोग 20 questions फिर से solve करेंगे. And again I'll tell you some 1, 2, 3 important points maybe जो आपने पहली बार सुना. See you soon tomorrow. All the best.